एक शादीशुदा जोड़ा, कुछ ही महीनों पहले इन दोनों का शादी हुआ था। ये लोग रहने वाले थे नोएडा का, ग्रेटर नोएडा, जो दिल्ली से सटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में आती है। एक व्यक्ति है, नाम है मनीष। मनीष और उसकी जो मनीष का जो वाइफ होता है प्रज्ञा, इन दोनों ने लव मैरिज किया था। बड़ी खुशहाल तरीके से इन लोग रह रहे थे। तभी इन लोगों ने फैसला किया कि चलो शादी को कुछ ही महीना हुआ और टाइम बिताने के लिए एकांत में दोनों साथ केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ जाते हैं 2 मई 2026 को, यानी इसी महीने की बात है। अब वहाँ पे 3 दिन रहते हैं केदारनाथ में। रहने के बाद 5 मई को ये लोग जो है वापस आने के लिए जो गाड़ी नंदा देवी एक्सप्रेस जो दिल्ली आकर रुकती है, उस गाड़ी का टिकट खरीदता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठ के दोनों बातचीत करते हैं। और भी सारे पैसेंजर थे, जैसे होते हैं बॉगी में, खचाखच भरे हुए थे। रात आती है। रात आने के बाद जो मनीष और प्रज्ञा अपने अपने सीटों पे लेटे हुए थे, सोए हुए थे, आ जाती है एक स्टेशन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे। जब ट्रेन रुकती है तब मनीष का आंख खुल जाती है। आंख खोलकर वो अपनी पत्नी के सीट के ऊपर नजर डाला तो देखा कि पत्नी अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। वो लेटे लेटे सोचते रहे जो शायद वॉशरूम गए होंगे। अगर वॉशरूम गए तो मुझे क्यों नहीं जगाए? रात के वक्त वो अकेली वॉशरूम में, ट्रेन में कुछ भी हो सकता है। तो आंख खोलकर वो लेटा रहा, जो जब वो आएगी तो उससे बात करेंगे, जो मुझे क्यों नहीं जगाया, मुझे साथ में लेकर जाना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते करीब 10 मिनट के ऊपर हो जाते। अब वो बैठ जाते हैं, जो अभी तक बाथरूम यानी वॉशरूम से आई क्यों नहीं। 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। अब उससे रहा नहीं जाता। वो अपने सीट छोड़कर सीधा वॉशरूम की तरफ, क्योंकि रेलवे का जो ट्रेन का जो बॉगी होती है वो दोनों तरफ होती है, खास करके एक्सप्रेस गाड़ी में लेफ्ट साइड में भी वॉशरूम होता है और राइट साइड में भी। तो जाते हैं, जो करीबी होता है उसके पास, उस वॉशरूम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों वॉशरूम जो है खाली है, दोनों तरफ का। फिर दूसरी तरफ के वॉशरूम में जाते हैं, उधर का भी वॉशरूम खाली है। अब जो मनीष के अंदर बेचैनी बढ़ जाते हैं, जो मेरी पत्नी प्रज्ञा गई तो कहाँ गई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बॉगी के अंदर, अलग अलग कोच के अंदर वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। कुछ लोग जगे, उन लोग से पूछताछ करने लगे, जो मेरी पत्नी अपनी सीट से गायब है। कुछ ही मतलब मिनटों में पूरा बॉगी में एक खबर फैल जाती है। मनीष तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मनीष एक बॉगी से दूसरी, दूसरी बॉगी से तीसरे ढूंढने लगते हैं और लोग भी मनीष की मदद करते हुए उस प्रज्ञा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रज्ञा का कोई आता पता नहीं। फिर जीआरपी पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी उस महिला प्रज्ञा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। प्रज्ञा के पास मोबाइल थी, मोबाइल पे कॉल लगाया जाता है, स्विच ऑफ बता रहा था। और ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाता, और ज़्यादा परेशानी हो जाती। आखिरकार जो नंदा देवी एक्सप्रेस है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद सारे पैसेंजर धीरे धीरे एक एक करके उतर जाते हैं। लेकिन मनीष अपनी पत्नी को पूरा ट्रेन में ढूंढ डालते, पूरा रेलवे स्टेशन पे ढूंढ डालते, लेकिन प्रज्ञा का कोई पता नहीं। अब मनीष के पास एक ही रास्ता है, वो सीधा दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाते हैं जीआरपीएफ के मदद से। और पहले तो जीआरपीएफ पुलिस में कंप्लेन होती है, रेलवे का मामला। फिर उसके बाद पुलिस पे ये मामला जाती है। प्रज्ञा का सामान सारे बॉगी के अंदर ही छुटी हुई थी, सीट के नीचे। सिर्फ उसका मोबाइल नहीं थी और वो खुद नहीं थी। पुलिस को पूरी बात बताया जाता है। कई सारे टीमें बनाए जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को लगा, जीआरपीएफ को लगा ये बहुत बड़ा मामला है। प्रज्ञा आखिर चलती ट्रेन से रातों रात कहाँ गायब हो गई। कई सारी टीमें बनता है, ढूंढने लगते हैं जीआरपीएफ के। कई सारी टीमें अलग अलग रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, कोई फायदा नहीं। प्रज्ञा के पास मोबाइल थी, उस मोबाइल का लोकेशन चेक करते हैं। लास्ट लोकेशन जो है उत्तराखंड का लक्सा के पास दिखा रहा था। और ज़्यादा सारे लोगों के लिए हैरानी हुई, जो उत्तराखंड लक्सा के पास प्रज्ञा का लास्ट लोकेशन, तो ऐसा तो नहीं प्रज्ञा के यहाँ पर ही प्रज्ञा के साथ कुछ अनहोनी हुआ हो, कुछ दुर्घटना ही हुआ हो। इसीलिए उस लक्सा रेलवे स्टेशन के पास कई सारी टीमें तैनात होती है और उस जगह पर चप्पे चप्पे छान मारा जाता है, ढूंढा जाता है, सीसीटीवी खंगाला जाता है, कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है।
कोई फायदा नहीं। यहाँ दिन बीतते गया, 5 से 6 में, 7 में, 8 में, कोई खबर नहीं। सारे लोग हार चुके थे, सारे लोग थक चुके थे, प्रज्ञा का कोई आता पता नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस और जीआरपीएफ के लिए बड़ा सवाल खड़ी हो गई थी। जो एक 29 साल की प्रज्ञा थी, रातों रात ट्रेन से गायब हो गया। आखिर वो गई तो कहाँ गई? अगर उसके साथ हादसा हो गया तो उसकी बॉडी कहाँ है? क्या वो किडनैप हो गई या फिर कोई और वजह है, कोई और रहस्य है? यहाँ मनीष अपने परिवार को खबर दे देती है, प्रज्ञा के परिवार को खबर दी जाती है। सारे लोग रोते बिलखते, सारे लोगों को लगा प्रज्ञा के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन प्रज्ञा आखिर है कहाँ? जिंदा है या वो मर चुकी है? किसी को कुछ खबर नहीं। उसका लोकेशन के हिसाब से पता करने की कोशिश किया, वहाँ पे भी कुछ फायदा नहीं। दिन बीतते गया, या मनीष बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन मनीष से ही सबसे ज़्यादा सवाल जवाब किया जा रहा था। उस बगी के अंदर कई सारे पैसेंजर थे, उन लोगों से भी पूछताछ किया जाता है। सारे लोगों ने कहा हाँ, कुछ 2-1 लोगों ने कहा जो हाँ, रात के वक्त हम लोग गेट के पास किसी लड़की को देखा था, लेकिन वो प्रज्ञा थी, कोई और थी, हम लोगों ने गौर नहीं किया। इसमें भी कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रज्ञा एकदम से गायब हो चुकी थी। ना उसकी लाश मिली, ना उसकी कोई खबर मिली। दिखते दिखते दिन बीतते जा रहा था। परिवार टूट चुके थे। परिवार को लगा शायद आप कभी प्रज्ञा नहीं मिलेगी। लेकिन प्रज्ञा आखिर है कहाँ गई? क्या हो गया? अगर किसी ने किडनैप किया तो वजह क्या रही होगी? मोटिव क्या रही होगी? अगर किसी ने प्रज्ञा को मार दिया तो उसकी बॉडी कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल जी, ये दोनों हरिद्वार गए थे, दोनों साथ में टाइम बिताया, दोनों साथ में वापस भी आ रहे थे, तो फिर उस ट्रेन के अंदर दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झड़प भी हुई थी। वो झड़प किस लिए हुई थी? कुछ पैसेंजर ने ये भी बताया, जो मनीष और उनकी जो पत्नी प्रज्ञा थी, उन दोनों के बीच में हम लोगों को लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि दोनों के बीच ट्रेन के अंदर ही झगड़ा हुई थी। कोई खबर नहीं। यहाँ दिन बीतते गए। आखिरकार 10 मई को जो प्रज्ञा के मायके वाले यानी परिवार के पास एक कॉल आती है। कॉल आता है बिहार के बेगूसराय से कॉल आती है, और सामने से जिन्होंने कॉल किया था कोई और नहीं थी, वो प्रज्ञा खुद थी। प्रज्ञा अपने माँ बाप को कहती है जो मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। इसे सुनने के बाद तो परिवार में जान आती है। जो लोग सब लोग मान चुके थे प्रज्ञा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन प्रज्ञा खुद फोन कर कहती है जो मैं बिहार के बेगूसराय में। जैसे ये खबर मिलती है, फौरन पुलिस को भी खबर दी जाती है, जीआरपीएफ को खबर दी जाती है, और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है सीधा बिहार के बेगूसराय के पुलिस से कांटेक्ट करती है और प्रज्ञा को हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे दिल्ली लाया जाता है और प्रज्ञा से पूछताछ किया जाता है। जब पूछताछ किया जाता है, प्रज्ञा एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जो शायद ऊपर से नहीं दिखाई देती थी, जो इन दोनों के पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वही कहानी प्रज्ञा पुलिस वाले को बताती है। और वही थी वजह जो प्रज्ञा उस ट्रेन से गायब होने पर मजबूर हो गई थी। प्रज्ञा बताती है जो मेरा जो पति है मनीष, हम दोनों ने लव अफेयर हुआ था, फिर तो हम दोनों ने शादी किया था, अपनी मर्जी से शादी किया। लेकिन शादी से पहले मनीष ने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। शादी के बाद वो सारे वादे से मुकर जाते हैं। वो मेरी बात नहीं मानते, मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, और हम दोनों में अक्सर झगड़ा होते रहते हैं। जब हम केदारनाथ जाते हैं वहाँ पे भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और ट्रेन में भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और इसी झगड़े के कारण मैं बहुत गुस्सा थी, नाराज थी। फिर जब रात आती है, मनीष सो जाते, बाकी पैसेंजर भी सो जाते, इसी का फायदा उठाकर मैं चुपचाप से उठती हूँ और एक बोगी से दूसरी बोगी, दूसरे से तीसरे करते करते आखिर में मैं बिल्कुल ट्रेन का पहला वाला बोगी में जाकर बैठ जाती हूँ। और ये जो मनीष कह रहा है मुझे पूरा ट्रेन में ढूंढा, वो दरअसल झूठ कह रहा है। वो मुझे दिल से ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया। अगर वो मुझे दिल से ढूंढता, वो अगर बाकी मेरे लिए परेशान होता तो मुझे ढूंढ लेता, ट्रेन में ही ढूंढ लेते। वो झूठ बोल रहा है। और रही बात मैं बेगूसराय कैसे पहुंची, मैं ट्रेन से तो कूदी नहीं, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड का लक्सा है वहीं पे मैंने अपना मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया था, इसीलिए लास्ट लोकेशन वहाँ का दिखा रहा था। मैं ट्रेन में ही मौजूद थी।
ये जो नंदा देवी एक्सप्रेस दिल्ली में आकर रुकी, सारे पैसेंजर उतरे, मैं भी दिल्ली में उसी स्टेशन पे उतरी जहाँ पे सारे पैसेंजर उतरे। उसके बाद मनीष इस रेलवे स्टेशन पे भी मुझे नहीं ढूंढ पाया, बल्कि वो उसने मुझे ढूंढा ही नहीं। फिर मैं जो दिल्ली से उस रेलवे स्टेशन से बिहार जाने वाला जो बेगूसराय जाने वाला जो ट्रेन थी, उस ट्रेन में मैं बैठ जाती हूँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं थे, लेकिन मैं मैनेज कर लेती। उसके बाद मैं सीधा बेगूसराय पहुँच गई। तो पुलिस ने सवाल किया, तुम आखिर बिहार बेगूसराय क्यों पहुँचे? तो इसमें जो प्रज्ञा है वो कहती है, दरअसल मेरी मौसी जो है बेगूसराय में रहती है, और इसी वजह से मैं बेगूसराय गई। मेरे मौसी को सब कुछ पता था। मेरे मौसी को बताया, परिवार को बताया, जो मेरे बारे में किसी को मत बताना, ना मेरे पति को, ना मेरे पति के घर वाले को, और ना ही मेरे घर वाले को। मैं किसी को बता के नहीं आई। लेकिन जो सोशल मीडिया और मीडिया में मेरे बारे में खबरें चलाया गया, तो मेरे मौसी और मौसी के परिवार थोड़ा डर जाते हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, जो बेटा ये मामला बहुत बढ़ते जा रहा है, तुम अपने घर वाले से कांटेक्ट करो, भले तुम अपने पति को ना बताओ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को बताओ। उन लोग भी उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने माँ बाप को तो बताओ, उन लोगों का क्या गलती है। मेरे मौसी और मौसी के परिवार के समझाने पर मैं अपने घर वाले से कांटेक्ट करती हूँ और पूरी बात बताती हूँ। इसमें पुलिस भी हैरानी से उस प्रक्रिया की तरफ देखने लगती है। जो एक छोटी सी बात को लेकर वो यहीं रहकर सब कुछ मामला ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने पति को सबक सिखाने के लिए, पति का असली चेहरा लोगों के सामने लाने के लिए शायद उसने ऐसा किया। लेकिन इस घटना में एक सबक तो मिलती है। जो पति पत्नी में छोटी मोटी झगड़ा होता है, छोटी मोटी विवाद होते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, वही रूठना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकती है। अगर उस प्रक्रिया के साथ कुछ हो जाते तो इसमें मनीष हमेशा हमेशा के लिए फंस जाता। या फिर वाकई प्रज्ञा अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक कदम उठाया, तो प्रज्ञा के लिए बहुत गलत कदम था। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।